Hello students, welcome to VIP to Serve and you are watching NIT स्पेशल बायोलॉजी क्लास। और लास्ट क्लास में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट किए थे और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जनरल कंसेप्ट, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, लोकेशन कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, फिर फोटोसिस्टम के बारे में, फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है, फिर फोटोसिंथेसिस जो है इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यानी कि कितने स्टेजेस में ये कंप्लीट होता है, इन सब के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मेन जो पोर्शन है यानी कि जो मेन प्रोसेस है हमारा मैकेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस का है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेनली देखेंगे लाइट रिएक्शन कैसी होती है, इनमें इन्वॉल्व होने वाले डिफरेंट स्टेप्स के बारे में देखेंगे, फिर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या डिफरेंस है, फिर कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है इसके बारे में यहाँ देखेंगे। फिर कीमोऑस्मेटिक हाइपोथेसिस जो हमारा है वो क्या रिवील कर रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और केल्विन साइकिल, फिर फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह से इस चैप्टर को यहाँ पे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को स्पेशली डिजाइन किया गया एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एग्जाम 13 तारीख को होने वाला है, तो उन लोगों के लिए इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि अगर वो एक बार अगर इस वीडियो के थ्रू रिवीजन करके जाए, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हैं और अगर एक बार इसकी रिवीजन करके जाते हैं तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। मैं आज के सेशन में कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी जिनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं, तो आई होप आप ये सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और केयरफुली आप इस क्लास को अटेंड करें। जैसा कि मैंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, एक हमारा लाइट रिएक्शन होता है, एक हमारा डार्क रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन जो होता है इसे हम लोग थैलाक्वाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी रिएक्शंस होते हैं मेनली सभी के सभी कहाँ पे होते हैं, तो हमारे प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होने वाले थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? हमारा फिजिकोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के रिएक्शन होते हैं, जिनमें हमारा जो लाइट रिएक्शन है जो हमारा वो फोटोकेमिकल फेज है। यहाँ पे फोटो यानी कि सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। यहाँ कैसे है? तो वाटर यहाँ पे ब्रेक करता है। वाटर यानी कि H2O, कैसा वाटर? जो कि हम लोग प्लांट को प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट के लिए, वो वाटर जो है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और वही सोर्स बनता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, क्योंकि वाटर के ब्रेक डाउन होने से ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही रिलीज होते हैं और ये सोर्स यहाँ पे बनता है जो कि बाद में आगे चल के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है और हमारा जो O2 है वो रिलीज होता है यहाँ से। ये O2 वही O2 है जो हम लोग ऑक्सीजन जो कि हम लोग इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ये बहुत ही मेन प्रोडक्ट है जो कि ऑक्सीजन जो कि हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। फिर वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है और वाटर जो ऑक्सीडाइज होता है यानी कि जो ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीडेशन होती है H2O की, वो कुछ इस तरह से रिएक्शन है। अगर 2 मॉलिक्यूल H2O का ब्रेक होता है तो हमें एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलती है यानी कि O2 का रिलीज होता है और 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रिलीज होता है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटर के 2 मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं और यहाँ पे मिल क्या रहा है? हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल रहा है और साथ में 4 हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन का भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। और यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स है यानी कि जो वाटर का जो स्प्लिट होता है, ये वाटर की जो ब्रेकिंग होती है, ये एसोसिएटेड किससे है? तो फोटोसिस्टम 2 से। यानी कि हमारा जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व हमारे फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वाटर की स्प्लिटिंग की बात करें हम, तो वाटर का स्प्लिटिंग जो होता है वो हमारा फोटोसिस्टम 2 में होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि वाटर स्प्लिटिंग इज एसोसिएटेड विद, अब वहाँ पे फोटोसिस्टम ऑप्शन में मिलेगा आपको फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, बोथ फोटोसिस्टम और आइदर फोटोसिस्टम, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा? वाटर स्प्लिटिंग एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2। लाइट के एब्जॉर्प्शन से क्या होता है? वाटर ब्रेक होता है। वाटर ब्रेक डाउन होने से क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का
प्रोडक्शन होता है और यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो आगे चल के ट्रांसपोर्ट होते हैं और हमारे और इस तरह से आगे जाकर के पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसे हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं। यहाँ पे ये बस एक ओवरव्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। लाइट रिएक्शन में सोलर पावर यूज होता है और ये सोलर पावर क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं NADP+ का, और जिससे रिडक्शन होने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, NADPH। फिर लाइट रिएक्शन से ATP भी हमें मिलती है। कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे कि ATP का जनरेशन कैसे होता है पूरे प्रोसेस में। यही बताया गया कि ATP का जनरेशन कैसे होता है, ये भी हमारा लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है। ATP में एडिशन होती है फॉस्फेट ग्रुप की, जिससे वो ATP में कन्वर्ट होता है और ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। कहने का मतलब है कि ये भी प्रोसेस जो है हमारा, ये भी लाइट रिएक्शन में होता है। तो लाइट एनर्जी जो इनिशियली हमें मिलती है सन से, वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो किस फॉर्म में, तो दो केमिकल कंपाउंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक है हमारा NADPH जो कि सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का और एक्ट करता है रिड्यूसिंग पावर की तरह, और फिर ATP जनरेट होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा यानी केमिकल कंपाउंड, जो कि एनर्जी करेंसी के रूप में ये एक्ट करता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करती है ये हमारे सेल को। अब हम यहाँ पे पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि लाइट रिएक्शन होता कैसे है। तो लाइट रिएक्शन, जैसा कि मैंने कहा पहले कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारा फोटो सिस्टम 2 वर्क करता है, देन फोटो सिस्टम 1 वर्क करता है, दोनों ही साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो वर्क करता है, जिसमें कि हमारा 680 नैनोमीटर का लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। इसका रिएक्शन सेंटर हमारा P680 कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, और वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में, और फिर पूरा जो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का ये एक सिस्टम यहाँ पे रन करता है, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन का, ये दो तरह का होता है। एक होता है नॉन साइक्लिक, दूसरा होता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे। तो पहले नॉन साइक्लिक, जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं नॉन साइक्लिक, यानी कि यहाँ पे कोई साइकिल फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, फिर वो ट्रांसपोर्ट करेगा वापस, फिर से यहाँ पे बैक नहीं आएगा, यानी कि ये एक लीनियर फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए इसे हम लोग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी बोलते हैं। जैसे ही लाइट स्ट्राइक करता है हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, तो वहाँ पे जो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के, वो क्या करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में आते हैं P680 से, और फिर ये वहाँ से एक्साइट करके ये क्या करते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं, और प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो P680 है, ये हमारा P680 जो स्ट्राइक एक्साइटेड स्टेट में आ गया, और ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप कर जाते हैं। जंप करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिस हुआ, यानी तो ये यहाँ से मिस हुआ, तो इसलिए यहाँ पे P680+, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे हम तब इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे टाइपिंग की वजह से यहाँ पे नीचे में यहाँ पे प्लस आपको दिख रहा है। और जितने भी फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पास करते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से हमारे फोटो सिस्टम 1 में जाते हैं। तो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फोटो सिस्टम 1 में पहुंचते हैं। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो फ्लो होता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चेन जैसा बन जाता है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होकर फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में पहुंच जाते हैं। तो फिर वहां पे जाकर के वो अपना फंक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हमारा इनिशिएट होता है, तो सबसे पहले जब फोटो सिस्टम सेकेंड से हमारा इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद, तो वहाँ पे एक प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन जंप किया उसे वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जब वहां से एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन वो जंप करेगा तो वहाँ पे एक एक्सेप्टर भी पहले से प्रेजेंट होता है जो उसे कैरी करता है। तो फिर वहाँ पे हमारा जो है फियोफाइटिन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग प्राइमरी एक्सेप्टर बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि विच इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम सेकेंड, तो फियोफाइटिन ही होगा हमेशा। यहाँ पे बस लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन चेन जो है फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन से हैं, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के
जो फॉर्म में एक्ट करते हैं हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन। एक है हमारा प्लास्टोक्विनोन PQ शॉर्ट में, फिर दूसरा हमारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आता है और तीसरा एक हमारा प्रोटीन है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टोसियानिन, यानी कि शॉर्ट में PC लिखा रहेगा आपका वहाँ पे, ठीक है, और प्लास्टोक्विनोन के लिए PQ लिखा रहता है। तो इस तरह से ये तीनों जो है ये ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर के फॉर्म में एक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो हमारा पास करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से, तो वहाँ पे एक H+ आयन जो है वो पंप होके हमारे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में चला जाता है। इससे क्या होता है कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो है कंसंट्रेशन H+ आयन की यानी कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिर ट्रांसफर होके कहाँ जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 में, यानी कि एक्साइट हुए फोटो सिस्टम 2 से, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम 2 और 1 के बीच में। वो कैरियर्स क्या है हमारे प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसियानिन, और ये तीनों ही 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ट्रांसफर कर देते हैं फोटो सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 1 में ये पहुंच जाता है। तो फोटो सिस्टम 1 में पहुंचने के बाद यहाँ पे भी एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वहाँ पे एक अलग फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है जो कि हमारा प्रोटीन फेरेडॉक्सिन के थ्रू चलता है। और फिर फर्दर क्या होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं NADP+ रिडक्टेज, जो कि कैटेलाइज करते हैं फेरेडॉक्सिन में इलेक्ट्रॉन जो पहुंचते हैं उनको, और वहाँ पे कैटेलाइज करके उसे पे क्या होता है कि NADP+ का रिडक्शन होता है और वो क्या बन जाते हैं NADPH में। तो ये प्रोसेस जो हमारा होता है वो कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस हमारा स्ट्रोमा में होता है, थैलाकॉइड में नहीं होता है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ये हमारे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में कैरी आउट होता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रोमा में फॉर्मेशन होता है NADPH का, ये फॉर्मेशन हमारा स्ट्रोमा में होता है। और ये होता कैसे है, तो फेरिडॉक्सिन और इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं FNR। इस एंजाइम के प्रेजेंट में यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन है हमारा NADPH का फॉर्मेशन होता है। और जब दोनों ही फोटो सिस्टम जो हमारे हैं ये वर्क करते हैं एक सीरीज में, फोटो सिस्टम पहले सेकेंड हमारा और देन फोटो सिस्टम 1 हमारा वर्क करता है। और ये जो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एक बार इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया फोटो सिस्टम सेकंड से, वो वापस लौट के फोटो सिस्टम सेकंड में नहीं आता है, वो आगे फोटो सिस्टम 1 में जाता है इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू, और फिर वहाँ पे फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन चेन चलती है और फिर वहाँ पे वो क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस को अपना कंप्लीट करते हैं और अंत में क्या हमें मिलता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है स्ट्रोमा में। तो ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल क्रिएट नहीं होता है यहाँ पे। ये इसे आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको नॉन साइक्लिक के बजाय ये भी पूछा जा सकता है लीनियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रही है और इसके थ्रू हम अच्छे से समझेंगे कि हमारा लाइट रिएक्शन का जो ये पूरा रिएक्शन है ये कैसे चलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम 1 तक ये पहुंचता है, और फिर एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉन का होता है और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं यहाँ पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है और फिर NADPH का फॉर्मेशन जो होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसे जेड स्कीम कहते हैं। जेड स्कीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का शेप यहाँ पे फॉर्म होता है, स्टार्ट किए और फिर ये आप देख सकते हैं ये एक जेड शेप फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे जेड स्कीम भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिखाया गया है कि जैसे कि लाइट हमारा पड़ता है फोटो सिस्टम सेकेंड पे, यहाँ पे H2O प्रेजेंट होते हैं हमेशा, ये H2O ब्रेक करते हैं, इनके ब्रेकडाउन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही फोटो सिस्टम सेकेंड जो हमारे यानी P680 जो है यहाँ के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एक्साइट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जब P680 हमारा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करने वाला कौन प्रेजेंट है, तो पहला प्राइमरी एक्सेप्टर हमारा कौन है, फियोफाइटिन। यही फियोफाइटिन हमारा क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है। और फिर इसके बाद क्या होता है, फियोफाइटिन से ये प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, प्लास्टोक्विनोन इसे लेकर के साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को देता है और साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जो ये प्लास्टोसियानिन को देते हैं, और फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे से, और ये फिर ये पहुंच जाते हैं कहाँ, तो फोटो सिस्टम 700 पे। फिर ये पहुंच जाते हैं कहाँ, तो ये पहुंच जाते हैं फोटो सिस्टम 1 में, जहाँ की P700 हमारा जो है वो रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट है, जो कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा।
तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ये जंप करता है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, अपहिल शो करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी लेवल पे होता है, तो यहाँ पे अपहिल शो करता है। और फिर जब ये नीचे की ओर, जब फोटो सिस्टम 1 की ओर ये कैरी होते रहता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वो एनर्जी का लॉस होता है, तो यहाँ जो एनर्जी ये लूज करती है, इस तरह से इसे हम लोग बोलते हैं डाउनहिल। और फिर यहाँ पे अपहिल होता है, फिर यहाँ पे आपको डाउनहिल देखने को मिलेगी। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में आता है ये, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में फिर लाइट का जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। एक्साइट करके P700 स्टार आप देख सकते हैं एस्ट्रिक के फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है, एक्साइटेड है ये। और फिर यहाँ पे Fe यानी कि FeS प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं। जो हमारा जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, उसके मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन जो है ये बाउंड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और फिर इसे फेरेडॉक्सिन को ट्रांसफर करते हैं। और फेरेडॉक्सिन को जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है, तो फिर यहाँ पे एंजाइम का एक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे NAD प्लस जो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम जो वो एक्शन अपना शो करता है और कन्वर्ट कर देता है उसे NADPH में। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है क्या, NADPH का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है, एनर्जी यहाँ पे लूज होती है। ये जो एनर्जी होती है, यही एनर्जी हमारा कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस में, यानी कि कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस जो प्रोसेस हमारा वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि ATP का प्रोडक्शन होता है, यानी फॉर्मेशन हमारा ATP का होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो Z स्कीम जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन भी होता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है, और O2 का जो है वो इवोल्यूशन होता है यहाँ पे हाइड्रोजन के ब्रेक डाउन करने से। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लाइट रिएक्शन में हम लोग को मेनली प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या मिलते हैं, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें O2 मिलता है, फिर O2 के बाद हमें क्या दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें NADP, दूसरा हमें NADPH में दूसरा हमें NADPH मिलता है, और फिर हमें क्या मिलता है, तीसरा ATP। तो ये जो तीनों ही प्रोडक्ट है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये तीनों ही प्रोडक्ट हमें लाइट रिएक्शन से मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि लाइट रिएक्शन का नहीं है, लाइट रिएक्शन में इनमें से किसकी फॉर्मेशन नहीं होती है। तो उसमें आपको ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे और एक और ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो ये तीनों का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में हो रहा है, तो यानी कि जो इसके अलावा जो ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा सही आंसर। अगर नहीं पूछा जा रहा है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में होता है, तो इनमें से वहां पे कोई एक आपको दिए जाएंगे और बाकी जो होंगे वो नहीं होंगे। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में हमारा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एयर में हम प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग इनहेल करते हैं। फिर NADPH का फॉर्मेशन होता है और ATP का फॉर्मेशन होता है। और ये NADPH और ATP जो है, यही वो केमिकल कंपाउंड है जो कि लाइट एनर्जी से कन्वर्ट होके केमिकल एनर्जी में चेंज हो गए हैं। और यही NADPH और ATP का जो है फॉर्मेशन, यही दोनों कंपाउंड यूज होंगे फिर हमारे नेक्स्ट डार्क रिएक्शन में, और वहां पे तब फॉर्मेशन होगा हमारा ग्लूकोज का, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसका हमें इन्हीं दोनों कंपाउंड का यूज करके वहां पे हमें डार्क रिएक्शन में फॉर्मेशन होगा किसका, तो ग्लूकोज का, यानी कार्बोहाइड्रेट का। तो इस तरह से जो हमारा मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में हम देखते आए हैं कि ऑक्सीजन हमें मिलता है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोडक्ट है वो हमें डार्क रिएक्शन में मिलती है, और ऑक्सीजन जो है वो हमें लाइट रिएक्शन में मिलता है। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। हम ये भी ध्यान रखेंगे कि लाइट रिएक्शन में जो हमारा है वो फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। अभी जो हमने देखा वो था नॉन साइक्लिक फ्लो, यानी कि लीनियर फ्लो था इलेक्ट्रॉन का, कैसे इलेक्ट्रॉन लीनियरली ट्रांसफर होते हैं एक फोटोसिस्टम से दूसरे फोटोसिस्टम। अब हम यहाँ पे बात करेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होता है कि जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वापस से क्या करते हैं, वो वापस से बैक फिर वहीं पे पहुंच जाते हैं, तो ये एक साइकिल फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारा है फोटो सिस्टम 1, जहाँ पे हम रिएक्शन सेंटर क्या है P700, यहाँ पे 700 नैनोमीटर की सनलाइट की क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो यहाँ पे वही बात को मेंशन किया गया है
यहाँ पे इसी बात को मेंशन किया गया है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल इन दिस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड फॉस्फोराइलेशन ऑकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो होता है कैसे, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से होता है। और फॉस्फोराइलेशन जो हमारा प्रोसेस है वो एटीपी के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ये प्रोसेस कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा लैमेला में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि जो हमारे थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन होती है उनमें फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होते हैं। वहां पे हमारा क्या है कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। दोनों ही फोटो सिस्टम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में होता है। लेकिन हमारा जो बाद का प्रोसेस यानी कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो हमारे स्ट्रोमा लैमेला में होता है। वो ऐसे होता है क्योंकि आप डायग्राम में देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो मेम्ब्रेन है, जब हमारा P700 पे जब लाइट का स्ट्राइक होता है वहां से जो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, फिर वो एक्सेप्ट होकर के जब वहां पे आयरन सल्फर प्रेजेंट होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और जब फेरेडॉक्सिन के पास ट्रांसफर है तो फेरेडॉक्सिन का जो लोकेशन है वो मेनली स्ट्रोमा रीजन की तरफ यानी कि जो हमारा थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन का अपर सरफेस आउटर सरफेस होता है वहां पे प्रेजेंट होते थे। इस तरह से ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जो देखने को मिलती है वो हमें स्ट्रोमा लेमिला में देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या यहाँ पे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन जो है वो NADP प्लस के पास नहीं जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं वापस से साइकिल बैक हो जाते हैं फोटो सिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स में। और यही कैसे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप किए, फिर ये यहाँ पे आयरन सल्फर यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, फिर रिडॉक्सिन के पास गए, और फिर यहाँ पे ये आगे जाकर के फिर ये NADP प्लस के पास नहीं पहुंचते। NADP प्लस जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ये वापस से क्या होता है यहाँ से बैक हो जाते हैं। तो ये जो बैक होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरह से फिर ये साइकिल फॉर्म कर देते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसमें क्या होता है कि कोई प्रोडक्शन नहीं होता NADPH का, क्योंकि NADP प्लस के पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पास नहीं होते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 जो है हमारा वो इन्वॉल्व ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, और हमारा ऑक्सीजन का रिलीज होना यानी कि ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो हमारा फोटो सिस्टम 2 में होता है, वो तो यहाँ इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन का भी रिलीज यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जेनरेट होता है हमारा ATP, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वापस से बैक आता है, तो यहाँ पे भी जनरेशन होता है ADP से ATP का। तो दोनों ही प्रोसेस में कॉमन ये है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की अगर हम बात करें तो दोनों में ही ATP का फॉर्मेशन होगा, लेकिन NADPH और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नॉन साइक्लिक में होगा, क्योंकि वहां पे फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है, लेकिन और यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है। और NADPH का क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे NADP प्लस के पास पहुंचते ही नहीं है, फेरेडॉक्सिन से वापस बैक आ जाते हैं ये अपने P700 के पास। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। आई होप इतना सबको क्लियर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में फॉर्मेशन इनमें से किसका होता है, तो आपको वहाँ पे ATP का जनरेशन होगा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट दिए जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन होगा, NADPH होगा, पर ये सबको फॉर्मेशन नहीं होता है। हम हमेशा याद रखेंगे कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ और सिर्फ ATP का जनरेशन होता है। और अगर नॉन साइक्लिक की बात करें तो वहाँ पे NADPH, ऑक्सीजन और ATP तीनों ही चीजों का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की, और ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ATP का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है हमारा प्रोसेस यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन, यही फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो ये जो वर्क करता है हमारा, ये कैसे वर्क करता है, तो ये इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। तो बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो कीमो ऑस्मोसिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक आयन का जो है वो आयन कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे मेम्ब्रेन के क्रॉस क्रिएट होता है, और इसी से क्या होता है यही एक सोर्स बन जाता है हमारे एनर्जी के लिए, फ्री एनर्जी का ये एक सोर्स बन जाता है, जिसे यूटिलाइज करके ATP का फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि एसिमेट्रिक नेचर है हमारा फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन का। जो मेम्ब्रेन है हमारा उसका नेचर कैसा, तो एसिमेट्रिक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो फ्लो होता है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, जैसे ही ग्रेडियंट फॉर्म होगा, कहने का मतलब है कि एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा, एक तरफ कंसंट्रेशन कम, ये हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट क्रिएट होना। तो ये ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि हमेशा फ्लो होता है, और हम लोग देखे हैं कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वहां से फ्लो होकर के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा फ्लो होता है। यहाँ पे क्या होता है कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ल्यूमेन में क्या होता है कि H+ यानी प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और वही कंसंट्रेशन जो है वही हेल्प करता है हमारा ग्रेडियंट क्रिएट होता है। और यही जो ग्रेडियंट है ये हेल्प करता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं PMF, इस फोर्स को जनरेट करता है, जिसके थ्रू क्या होता है बाद में हम देखेंगे कि ATP का फॉर्मेशन होता है। तो वही यहाँ लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन इज सच दैट स्ट्रोमा बिकम्स मोर अल्कलाइन, यानी कि फ्यूअर H+ आयन, एंड ल्यूमेन बिकम मोर एसिडिक, दैट इज मोर H+ आयन। तो अभी मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रोमा का जो रीजन होता है, यानी कि जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर का रीजन है, वहां पे क्या होता है, वहाँ अल्कलाइन नेचर क्रिएट हो जाता है, यानी कि वहां पे प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है। और ल्यूमेन यानी कि जो हमारा थैलाकॉइड का ल्यूमेन है वहां पे मोर एसिडिक कंसंट्रेशन हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में ये ल्यूमेन एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये जो है हमारा ये स्ट्रोमा रीजन है हमारा, ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है, यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन कम होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, और ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होगा, मतलब कि प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे, यहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है, ये फोर्स क्या कहलाता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसी फोर्स की वजह से क्या होता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जो कि हमारा ATP के फॉर्म में होता है। तो स्टेप्स की अगर हम बात करें कि कैसे यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट होता है, तो अगर प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होता है इस बात को हम समझने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एज इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम कैरियर टू कैरियर इन रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन आयन रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा आर डिपॉजिटेड इन द थैलाकॉइड स्पेस स्टोरिंग एनर्जी एज ए प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो यहाँ पे वही बात मेंशन की गई है कि इलेक्ट्रॉन जैसे कैरियर के थ्रू पास करते हैं, यानी कभी हम देखे थे फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था हमारा, तो वहां पे जब ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन हमारा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन हमारा जो वाटर की स्प्लिटिंग से जनरेट तो हमारा हाइड्रोजन आयन भी हुआ था ना, तो वो हाइड्रोजन आयन क्या होता है वो डिपॉजिट होते जाता है थैलाकॉइड स्पेस में, यानी थैलाकॉइड ल्यूमेन में। तो इसकी वजह से क्या होता है H का कंसंट्रेशन वहां पे हाइड्रोजन आयन का बढ़ जाता है, तो वहां पे एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स का जनरेशन होता है। तो और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बढ़ता है हाइड्रोजन का, वो पहला स्टेप यानी कि पहला रीजन क्या है, पहला कैसे बढ़ता है, तो वाटर की स्प्लिटिंग से, जो कि हमारे वो होता कहाँ है, वो ल्यूमेन में क्यों बढ़ता है, क्योंकि ल्यूमेन एरिया में ही हमारा क्या होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही क्या होता है वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो इस वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए, लेकिन प्रोटॉन वहां रह जाते हैं, तो कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ जाता है इसके थ्रू। और ये जो मॉलिक्यूल है जब पास होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू इनर मेम्ब्रेन में, तो क्या होता है कि प्रोटॉन रिलीज होता है। वो भी प्रोटॉन कहाँ रिलीज होता है, तो वो भी हमारे ल्यूमेन के इनसाइड ही रिलीज होता है, तो इनर यानी कि इनर साइड में रिलीज होता है। तो इससे भी क्या होता है कि हमारे ल्यूमेन एरिया यानी कि जो हमारा थैलाकॉइड है उसमें क्या होता है कि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये दो वजह थे, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जो है इससे ल्यूमेन एरिया में बढ़ जाता है। तो ये दो वजह थी, एक वाटर स्प्लिटिंग इनर साइड में होना, फिर इलेक्ट्रॉन का कैरी होना इनर साइड में, इन दोनों ही वजह से क्या होता है प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जो है वहां पे बढ़ जाता है ल्यूमेन एरिया में। फिर प्रोटॉन जो है वो नेसेसरी होते हैं NADP+ के रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन जो होते हैं ये भी रिमूव होते हैं स्ट्रोमा से। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है वो ल्यूमेन एरिया में बढ़ जाता है। और तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन स्ट्रोमा रीजन में घट जाता है, यानी डिक्रीज कर जाता है नंबर में, वाइल ल्यूमेन एरिया में क्या होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है प्रोटॉन का, यानी ज्यादा प्रोटॉन जमा हो जाते हैं ल्यूमेन एरिया में। और इस वजह से क्या होता है एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस क्रिएट हो जाता है। और यही ग्रेडियंट जो है
वो ब्रेक करता है। क्यों ब्रेक करता है? क्योंकि एटीपीएज जो कि प्रेजेंट होता है हमारे थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पे, तो ये जो ग्रेडियंट जब ब्रेक करता है यानी प्रोटोन मोटिव फोर्स का जो एप्लीकेशन होता है, उससे क्या होता है कि स्ट्रोमा रीजन में प्रोटॉन का रिलीज होता है। और ये प्रोटॉन का जो रिलीज कैसे होता है कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है, एटीपीएज जो कि हमारा प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन पे, वहां से ये रिलीज होता है। तो एटीपीएज एंजाइम जो है वो, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है एफ नॉट, जो कि आप डायग्राम में देख के समझ सकते हैं यहाँ पे कि एफ नॉट जो प्रेजेंट होता है ये एम्बेडेड होता है कहाँ पे, तो ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और ये फॉर्म करता है एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल जो कि कैरी करता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन को, यानी कि प्रोटॉन का डिफ्यूजन हो सके मेम्ब्रेन के क्रॉस, ये इसी के थ्रू जो है वो कैरी होता है, मतलब कि अंदर से बाहर जाने का काम। और F1 जो पार्ट है हमारे एटीपीएज एंजाइम का, ये क्या करता है, ये प्रोट्रूड करता है हमारे आउटर सरफेस में थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के, यानी कि स्ट्रोमा के साइड ये खुलता है। तो यहाँ से क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो ल्यूमेन से स्ट्रोमा में यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो ब्रेकडाउन जो होता है ये ग्रेडियंट का, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करते हैं F1 यानी कि जो बाहर वाला हमारे एटीपीएज एंजाइम का पोर्शन था उसमें कन्फर्मेशनल चेंज लाते हैं, यानी कि उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज करते हैं एनर्जी के बंडल को, वही एनर्जी क्या कहलाता है हमारा एटीपी। तो इस तरह से एटीपी का जो है वो फॉर्मेशन होता है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू। मतलब कि यहाँ पे मेनली होता क्या है, तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है कि प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। और इस मूवमेंट में क्या है वो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, और एनर्जी जो है वो एनर्जी क्या करती है एंजाइम की मदद से क्या होता है यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो यूज होता है वो क्या है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है वो यूज होता है यहाँ पे फॉर्मेशन में। तो इस तरह से कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। मतलब कि हम लोग देख लिए कि NADPH का फॉर्मेशन कैसे होता है, ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, O2 का इवोल्यूशन कैसे होता है, जो तीनों मेन प्रोडक्ट हमारे लाइट रिएक्शन के थे, उन सबका फॉर्मेशन डिटेल में हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं केल्विन साइकिल, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट फेज यानी सेकेंड स्टेज है फोटोसिंथेसिस का, जिसे हम लोग डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट से इंडिपेंडेंट है, यानी डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, इनडायरेक्टली डिपेंड है। इनडायरेक्टली डिपेंड ऐसे है क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करता है, एटीपी और NADPH को यूज करता है, इसलिए इनडायरेक्टली डिपेंड है। और इनडायरेक्टली डिपेंड होने की वजह से बाय कन्वेंशन हम लोग इसे लाइट रिएक्शन के बाय कन्वेंशन में से हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और केल्विन साइकिल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं केल्विन साइकिल जो है वो प्रपोज किया गया किनके थ्रू, तो दो साइंटिस्ट हैं हमारे, मेल्विन केल्विन और एंडी बेंसन। इन दोनों साइंटिस्ट के थ्रू ये जो साइकिल है ये हमें मिला है, तो इसीलिए इसे केल्विन साइकिल बोलते हैं। कहीं कहीं आप देख सकते हैं लिखा होगा बेंसन केल्विन साइकिल, तो बेंसन केल्विन साइकिल अगर लिखी गई है तो भी इसी केल्विन साइकिल की बात हो रही है, केल्विन साइकिल लिखा गया तो भी इसी की बात हो रही है। अगर बात हो रही है कार्बन रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो भी यही हो रहा है क्योंकि इसमें क्या होता है कार्बन का फिक्सेशन होता है। यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पे केल्विन साइकिल यानी ये जो प्रोसेस रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होता है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिनमें हम, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये साइटोसोल में ये प्रोसेस ऑकर होता है हमारा। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होते हैं केल्विन साइकिल में, वो ग्लूकोज नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये भी शुगर होते हैं लेकिन 3 कार्बन होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि G3P। केल्विन साइकिल में क्या होता है कि CO2 और वाटर जो है वो इन्वायरमेंट से एंजाइमेटिकली क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और कंबाइन किससे करते हैं, तो ये एक 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जिससे कंबाइन करके जनरेट करते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यही 3 कार्बन जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि रिड्यूस होकर के बाद में क्या करता है एटीपी के हेल्प से ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। केल्विन साइकिल में मेनली देखा जाए तो 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है केल्विन साइकिल में। पहला स्टेज है कार्बोऑक्साइलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजेनरेशन। तो कार्बोऑक्साइलेशन जो स्टेज है इसमें क्या होता है कि कार्बन यहाँ पे मेनली केल्विन साइकिल में CO2 का फिक्सेशन होता है, यानी रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे एक्सेप्टर के फॉर्म में एक्ट कौन करते हैं, तो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट।
और ये क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट का। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट जो है यही है जो कि केल्विन साइकिल में फॉर्म होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट ऑफ केल्विन साइकिल। तो यहाँ पे ऑप्शन कई कंपाउंड के आएंगे जिसमें आपको याद रखना है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है केल्विन साइकिल का। दिस कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। सेकेंड हमारा स्टेज है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इसी फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड जो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने से क्या है कि एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर थर्ड स्टेज क्या होता है हमारा, रीजेनरेशन। यहाँ पे CO2 जो एक्सेप्ट किया था हमारा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, उसका रीजेनरेशन यानी फिर से जेनरेशन होता है इसी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के यूज करने से। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरे के पूरा केल्विन साइकिल जो वो 6 राउंड में जब रन करता है, यानी कि जब 6 बार ये साइकिल रन करती है तो क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज जो मेन कंपाउंड है हमारा फोटोसिंथेसिस का वो प्रोड्यूस होता है तब, क्योंकि हर एक कार्बन क्या होता है कि हर राउंड में रिड्यूस होते जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 6 बार इस साइकिल को रन करना होता है तब जाकर के हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ये हम याद रखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे होता क्या है कि 6 कार्बन यानी कि 6 O2 का यूज होता है, 6 CO2 का यूज होता है, तब हमें क्या मिलता है, एक ग्लूकोज कंपाउंड। और एनर्जी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 18 ATP यूज होता है जो कि, और 12 NADPH का यूज होता है यहाँ पे। तो ये हमें याद रखना होगा। पहला स्टेज कार्बन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है कि केल्विन साइकिल में CO2 जो मॉलिक्यूल है वो इनकॉर्पोरेट करता है एक बार में, और क्या करता है कि अटैच करता है ये एक 5 कार्बन शुगर जिसका नाम क्या है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। इससे हमारा CO2 अटैच किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम है जिसे हम लोग बोलते हैं रूबिस्को। ये एंजाइम जिसे हम लोग राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज बोलते हैं। तो कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास ऑक्सीजनेटिक क्या वो फंक्शन भी है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इस अटैचमेंट को कैटेलाइज करते हैं इस रिएक्शन को, और रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, 3PGA यानी रूबिस्को का एक्शन होता है। और रूबिस्को के एक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और फिर ये जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, तो रूबिस्को के यूज से। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि रूबिस्को जो है वो हमारा क्या है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे अर्थ में पाया जाने वाला सबसे एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो रूबिस्को। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रूबिस्को which is the most abundant protein in chloroplast or which is considered as the most abundant protein of on the earth। तो यहाँ पे भी ऑप्शन में अगर रूबिस्को है तो ये आपका आंसर रूबिस्को ही होगा। रिडक्शन स्टेज की हम बात करें तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बना है हमारा क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या, इसे क्या होता है, इसे एक एडिशनल ATP मिलती है जिससे क्या होता है कि ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ATP, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ATP यहाँ पे कंबाइन किया, और ATP के मिलने से क्या होता है, ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट कर जाता है। और जब ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट का जब फॉर्मेशन हो जाता है तब क्या होता है कि फिर से यहाँ पे क्या होता है कि NADPH जो है वो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कार्बोक्साइल ग्रुप को यहाँ से रिड्यूस कर दिया जाता है। और ये जब रिडक्शन होती है तो फिर फॉर्म होता है हमारा कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P। इस तरह से 2 मॉलिक्यूल ATP का और 2 मॉलिक्यूल NADPH का यहाँ पे कार्बन को फिक्स करने में यूज होता है। 2 मॉलिक्यूल ATP का जो यूज होता है वो क्या करते हैं, वो फॉस्फोराइलेशन करते हैं, और 2 मॉलिक्यूल NADPH का जो यूज होता है वो क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं CO2 मॉलिक्यूल में। एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने में यहाँ पे इतना यूज होता है, 2 मॉलिक्यूल ATP और 2 मॉलिक्यूल NADPH। अब बात करते हैं रीजेनरेशन, जो हमारा थर्ड स्टेज है रीजेनरेशन। इसमें क्या होता है कि
CO2 जो एक्सेप्टर है यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, उसका फॉर्मेशन फिर से होता है, रीजेनरेशन जैसा नाम है, फिर से जनरेट होता है क्योंकि यहाँ पे तो वो यूज हो गया था, अब उसका फिर से जनरेशन होगा। ये रीजेनरेशन का जो प्रोसेस है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, और ये जो रीजेनरेशन है एक बार में जब इसका जनरेशन होता है तो एक ATP का यूज होता है। यहाँ आप देख सकते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट का यहाँ पे रीजेनरेशन हो रहा है और यहाँ पे एक ATP का जो है वो यूज होता है। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट से ये ATP का यूज करके बन जाता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो इस तरह से ये पूरा जो केल्विन साइकिल है हमारा रन करता है। केल्विन साइकिल में क्या होता है कि 6 राउंड जो है केल्विन साइकिल के रिक्वायर करते हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, जिसमें क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक कार्बन एटम जो है रिड्यूस होता है हर एक साइकिल में। फिर 12 मॉलिक्यूल जो ATP का वो खर्च होता है हमारा फॉस्फोराइलेट करने के लिए, 12 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट को, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन इसका होगा यहाँ पे, इसमें खर्च होगा 12 ATP, जिससे क्या होगा 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट फॉर्म होगा। 12 मॉलिक्यूल NADPH का यूज होता है, जो कि कंज्यूम कहाँ होता है, रिडक्शन होता है 12 मॉलिक्यूल 1,3 बाइफॉस्फो, क्योंकि 6 बार ये साइकिल रन करेगी इसलिए और यहाँ पे एडिशनल ATP का भी यूज हो रहा है जो कि जनरेट करता है हमारा राइबोलोज बाइफॉस्फेट को। तो उसको जनरेट करने में 6 एडिशनल ATP लगेंगे क्योंकि 6 बार साइकिल रन की है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 18 ATP और 12 NADPH का रिक्वायरमेंट होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। बात करेंगे फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। अगर हम ऐसे फैक्टर्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। कुछ इंटरनल है प्लांट के, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। तो अगर इंटरनल की हम बात करें तो प्लांट का जो अपना साइज है, उनका साइज, उनके जीन का फंक्शन, ये सब इंक्लूड होता है उसमें। और एक्सटर्नल फंक्शन की फैक्टर्स की बात करें तो सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर, ये सब आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें सनलाइट की तो लीनियर रिलेशनशिप है इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन के रेट में। लेकिन जब हायर इंटेंसिटी की लाइट मिलती है तो क्या होता है कि ये रेट जो है वो अदर फैक्टर लिमिटिंग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये शो नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, तो इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि ब्लैकमैन जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था जो कहता है क्या कि if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. So it is the factor which directly affect the process if its quantity is change. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस है जो कि एक बार में एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्टेड हो रहा है, तो जो फैक्टर डिटरमाइनिंग फैक्टर हमारा वही होगा जो कि अपने मिनिमल वैल्यूज के नियरेस्ट होगा। तो उसी का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो प्रोसेस पे देखने को मिलेगा अगर उसकी क्वांटिटी को हम चेंज या फिर हाई और लो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए कि प्रेजेंस ऑफ जो ग्रीन लीफ है और ऑप्टिमम लाइट और CO2 कंडीशन, ये सब, जैसे कि प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ टेम्परेचर इज वेरी लो एंड दिस लीफ इफ द गिवन ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटो, अगर ऑप्टिमल टेम्परेचर दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही फैक्टर का बात हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है कि वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। और फिर अगर हम बात करें हम टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट प्लांट पे डिपेंड करते हैं, उनके एडेप्टेशन पे कि वो कैसे रीजन में। जैसे कि ट्रॉपिकल प्लांट जो होते हैं उनका जो है हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इन कंपैरिजन टू अदर प्लांट्स। और फिर C4 प्लांट की अगर हम बात करें तो C4 प्लांट जो हायर टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं और करते हैं हायर रेट फोटोसिंथेसिस, और C3 प्लांट जो है होते हैं वो लोअर टेम्परेचर उनका ऑप्टिमम होता है। तो इस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। और अगर वाटर की इफेक्ट की बात करें तो वाटर का इफेक्ट ज्यादा होता है रेदर देन डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट इफेक्ट शो करते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब अगर मैं बात करूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि नीट एग्जामिनेशन के लिए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि फोटो सिस्टम का जब भी बात आएगा फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, तो फोटो सिस्टम 2 जो हमारा है वो पहले वर्क करता है, देन हमारा फोटो सिस्टम 1 वर्क करता है। फोटो सिस्टम 2 जो है वो उसका रिएक्शन सेटर P680 है। क्यों? क्योंकि वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है।
फर्स्ट वाला जो है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट हमारा जो है जो बाद में एक्शन करता है वो P700 है। क्यों? क्योंकि 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। जो हमारा साइक्लिक, जो हमारा नॉन साइक्लिक यानी कि लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसमें हमारा दोनों ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक, नॉन साइक्लिक यानी लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो में हमारा तीन चीज का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा O2 है, NADPH है और ATP है। लेकिन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में हमारा सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है, NADPH और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दोनों ही जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो था ये हमारे इन्वॉल्व है किसमें? लाइट रिएक्शन में। और फिर हमारा जो है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो कि ATP जनरेशन को शो करता है। कैसे जनरेट होता है? यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स एक्ट करता है। कैसे करता है? तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से होता है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो ज्यादा कहाँ पे होता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ल्यूमेन में होता है, और लो कहाँ होता है? तो स्ट्रोमा रीजन में होता है। इसके भी रीजंस को मैंने डिस्कस किया है कि क्यों होता है ज्यादा ल्यूमेन एरिया में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन। फिर आपको ध्यान में रखना होगा कि केल्विन साइकिल में फॉर्मेशन क्या होता है। तो केल्विन साइकिल में हमारा ग्लूकोज का मेन फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड है हमारा, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है, वो क्या होता है? हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट होता है, ये हम याद रखेंगे। और यहाँ पे रीजेनरेशन होता है राइबोलोज 1,3-बाइफॉस्फेट का, इसको ध्यान में रखेंगे। ये याद रखेंगे कि 18 ATP खर्च होता है, 12 NADPH खर्च होता है और 6 CO2 का यूज होता है एक ग्लूकोज के प्रोडक्शन में। पूछे अगर आपसे कि एक ग्लूकोज के प्रोडक्शन में केल्विन साइकिल कितनी बार रन करेगी, तो 6 टाइम्स रन करनी पड़ती है। ये सब आपको याद रखना होगा। फिर ये कहाँ पे होता है? तो यूकैरियोटिक में स्ट्रोमा में होता है केल्विन साइकिल। वहीं लाइट रिएक्शन यानी कि हमारा जो फोटोकेमिकल फेज जो हमारा है वो कहाँ होता है? तो वो हमारे थैलाकोइड, वो कहाँ होता है? तो वो हमारे थैलाकोइड रीजन में होता है, ये आपको याद रखना होगा। फिर जेड स्कीम प्रोसेस जो हमारा होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है फोटो सिस्टम सेकंड में, तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? तो फियोफाइटिन यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर के रूप में काम करता है, ये आपको नाम याद रखना होगा, पूछ सकता है आपको। कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड याद रखने होंगे, जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और लाइट रिएक्शन को ही हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट हमारे हिल जो है वो रिलेटेड है, वही इसको मतलब कि प्रपोज किए थे। तो यहाँ पे हिल रिएक्शन भी लाइट रिएक्शन को बोलते हैं, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन हमारा थैलाकोइड में होता है, इसलिए हम थैलाकोइड रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर अगर हम डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल की बात करते, केल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट पे इंडिपेंडेंट होता है, लाइट पे डिपेंड नहीं होता है। फिर इसे हम लोग मेल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों ही साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया था, तो उनके नाम पे इसे बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन रिएक्शन भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे। मेनली फियोफाइटिन एक्सेप्टर हमारा याद रखना होगा। रिएक्शन सेंटर में कौन सा मॉलिक्यूल होता है? तो वो क्लोरोफिल A होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड में P680 एक्ट करता है, 680 नैनोमीटर यूज करता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट ऑप्टिमम हमारा क्या है? ब्लू और रेड लाइट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वर्क करता है। तो ये सब याद रखना होगा, ये सब क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं। इस स्टेबल कंपाउंड की हम बात करें तो स्टेबल कंपाउंड हमारा इंटरमीडिएट 3-फॉस्फोग्लिसरेट होता है, ये याद रखेंगे। एंड नाउ दिस इज क्लियर। सो आई होप फोटोसिंथेसिस का जो भी कंसेप्ट है वो सभी को आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस यूनिट को यहाँ पे कवर किया गया है। और फिर नेक्स्ट क्लास यानी कि आई होप हो सके तो कल आपका नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन ओरिएंटेड यहाँ पे डिस्कशन होगी कंसेप्ट को लेकर के, और फिर आपको वो बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैं यही कहूँगी फोटोसिंथेसिस के दोनों पार्ट को, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को आप एक बार पूरी अच्छी तरह से देख जाए। इससे क्या होगा कि जो पढ़े हैं उनका रिविजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट मैंने बताया है और जो भी बताया कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सबको फोकस करें। क्वेश्चन वहीं से आएंगे आपके, इस चैप्टर से अगर आएंगे तो, और आपका क्लियर होगा। तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। और मैं कोशिश की हूँ कि इसे बहुत ही इजी वे में आपको समझा सकूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आता है, रिएक्शन समझ में नहीं आते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि बहुत इजी वे में आपको समझा सकूं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।